बैक टू सबसे बड़े पाकिस्तान और हम बात करेंगे हुकूमती इक़दामात की और आवाम की जानिब से SOPs पर अमल दरामद की। इसकी वजह से ही कोरोना जो है अब दम तोड़ रहा है। मंगल के रोज़ अगर बात की जाए मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह की तो वो 2% से भी कम रही है। हाँ जी, और दूसरी जानिब पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी का अमल भी अब तेज़ होता जा रहा है। अमरीका का कहना है कि पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 25 लाख डोजेज़ भेजी जा रही हैं और वैक्सीन की पहली खेप 1 से 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुँच जाएगी। बिल्कुल, इससे पहले अगर बात की जाए तो चीन की, तो वहाँ से कोरोना वैक्सीन की भारी खेप पाकिस्तान पहुंच गई थी और PIA का तैयारा वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोजेस जो हैं वो इस्लामाबाद लाई गई थी। और ज़रा ये भी बताते हैं कि आइंदा माह चीन से कैंसाइनो और साइनोफार्म वैक्सीन भी लाई जाएंगी हमसे। और पाकिस्तान ने चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 2 करोड़ 30 लाख डोजेज खरीदी हैं, जबकि पाकिस्तान को आइंदा माह कोवैक्स से कोरोना वैक्सीन की खेप भी मिलेगी। और वैक्सीनेशन के मुंतज़िर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब एक उम्मीद की किरण जगमगा उठी है। उनके कई सवालात हैं। खैर, अब पंजाब के 6 बड़े अस्पतालों में फाइज़र वैक्सीन का स्टॉक पहुँच गया है। लाहौर के PKLI, म्यू, जिना अस्पताल, फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल, मुल्तान में निश्तर अस्पताल और रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी कि अब जो वैक्सीनेशन का अमल रुका हुआ था या तातुल का शिकार था या उसमें किल्लत देखी जाती थी, अब वो नहीं रहेगा और वैक्सीनेशन जो है वो लोग बाहर जो जाना चाहते हैं ना, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खासतौर पर अमरीका जो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और अभी भी वो परेशान है कि हम किस तरीके से खुद को रजिस्टर करवाएं, क्या हमें जाके चीज़ें दिखानी होंगी कि हमें वो वैक्सीन लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी। बात करेंगे पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन आमिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए बता दीजिएगा जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, फाइज़र की वैक्सीन लगवाना चाह रहे थे, अब उनको इजाज़त मिल गई है, क्या उनको पहले करना होगा, किस तरीके से ख़ुद को रजिस्टर करवाना होगा या ये भी वॉक इन होगा? देखिए जी, अभी फ़िलहाल जिस तरह से जो अभी तक जो लगी है सऊदी अरेबिया जाने वालों को फ़िलहाल फाइज़र वैक्सीन लगी है। उनको सिर्फ अपने वर्क परमिट्स दिखाने थे, जाके वॉक इन करना था और अपने वर्क परमिट्स दिखाने थे जो सऊदीया के उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उनको लग गई थी। अब चूँकि बाकी सब ओवरसीज़ के लिए भी खुल रही है, स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उनको अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने स्टूडेंट वीज़ास दिखाने होंगे और अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्रैवलिंग के लिए जो वीज़ा होता है, टिकट्स होती हैं, वो अपना उनको ट्रैवल आइटनरी दिखानी होगी। और बिल्कुल ये 2 जुलाई को इंशाल्लाह ताला हमारे पास मॉडर्ना की भी 2.5 मिलियन डोजेस लैंड कर रही हैं। तो अब इंशाल्लाह चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो डाटा हमारे पास जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं इस वक्त स्टूडेंट्स, और वो तकरीबन 8 लाख लोगों का हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, तो इंशाल्लाह अब इनफ वैक्सीन होगी, कोई इशू नहीं होगा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से मॉडर्ना वैक्सीन की बात की जाती है कि अमेरिका की तरफ से इमदाद के तौर पर पाकिस्तान आ रही है, क्या ऐसा ही है? जी, मॉडर्ना जो है वो इस वक्त हमारे पास कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से आ रही है। कोवैक्स का प्लेटफॉर्म वो है जिसने अपनी मेंबर स्टेट्स को, पूरी दुनिया की को, जिसमें अमीर और गरीब तमाम ममालिक, ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ताकि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कहीं महरूम ना रह जाएं। तो ये इक्वालिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो कि WHO और गावी के कोलैबोरेशन से बना है। तो पहले फाइजर की वैक्सीन जो हमें मिली थी 1 लाख डोजेस, वो भी इसी प्लेटफॉर्म से आई थी, और अब ये जो मॉडर्ना आ रही है 2 जुलाई को, वो भी कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से हमें मिल रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो जो वॉक इन अब जा रहे हैं पहली डोज लगवाने के लिए, उनको नहीं लगाई जा रही है, तो साइनोफार्म कब तक आ जाएगी? देखिए, साइनोफार्म अभी ज़ाहिर है जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो जिनकी पहली डोज लगी हुई है उनको 2nd डोज जो है उनके लिए रखी, ताकि उनकी 2nd डोज की हमें प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह उसकी ये पाइपलाइन में है सारी वैक्सीन। वैसे साइनोवैक, साइनोफार्म, ये सब एक ही फॉर्मूला पे बनी हुई है, तो मैं समझती हूँ कि सब इक्वली इंशाल्लाह ताला इफेक्टिव हैं। तो साइनोफार्म भी जैसे ही आएगी वो बाकियों के लिए भी खुल जाएगी, पर अभी 2nd डोज वालों के लिए महदूद की गई है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से फाइजर वैक्सीन का कहा जा रहा था कि बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ही लगेगी, लेकिन अगर देखा जाए तो जो गाइडलाइंस आई थी उसमें तो कहा जा रहा था कि कम क़ुव्वत मदाफ़त वाले लोगों के लिए भी फाइजर ही है, या फिर वो ख़वातीन जो कि मदर फीड पर है उनके लिए भी फाइजर है, तो उनके लिए क्या करना होगा उन लोगों को? देखिए, इनिशियली जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पहली 1 लाख डोजेस फाइजर की आई थी कोवैक्स से, तो उन्होंने अपना हमें ये साथ एक डायरेक्शन दी थी कि जी ये वाली डोजेस जो हैं
ये लो इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए आप मखसूस करें। इसके अंदर कैंसर पेशेंट्स थे और वो सब, मगर बाद में चूंकि हमारे पास इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए कि जिनकी लो इम्यूनिटी का एविडेंस था, तो फिर उनसे परमिशन ली गई थी कि ये ओवरसीज को दी जाए, तो फिर ये सऊदीया वालों को परमिशन के तहत लगनी शुरू हो गई थी। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहबा, एक और कंफ्यूजन है इस वक्त लोगों में। कई लोगों ने पहली डोज लगवा ली थी, उस वक्त साइनोफार्म लगती थी 21 दिन के बाद 22वें रोज़, और 28वें रोज़ लग रही थी साइनोवैक वैक्सीन, लेकिन उसके बाद दौरानिया बढ़ा दिया गया था। अब वो लोग परेशान हैं, वो किसी मैसेज का इंतज़ार करें या फिर वो जब उनके दिन पूरे हो रहे हो खुद से चले जाएं और जाके उनको दूसरी वैक्सीन, दूसरी डोज जो है वो लगा दी जाएगी? जी देखिए, अव्वल तो मैं समझती हूँ कि मैसेज आएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसका दौरानिया बढ़ाया गया, और ये दौरानिया बढ़ाने से कोई वैक्सीन की में कोई मतलब नुकसान नहीं। कुछ लोग घबरा रहे हैं कि शायद उससे कोई नुकसान ना हो, बढ़ाने से बिल्कुल किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है। ये मैं आपको साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर जो हमारे पास है उसका बता रही हूँ। बल्कि कुछ केसेस में ये आया कि दौरानिया बढ़ाने से शायद थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट हो जाए कि इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांगली बिल्ड होती है। तो ये 6 हफ्ते के बाद उनको मैसेज आ जाएगा, मगर अगर मैसेज ना भी आए तो जो उनकी डेट थी उस डेट से वो 6 वीक्स कैलकुलेट करके खुद भी अगर सेंटर पे चले जाएंगे तो उनको डेफिनेटली लग जाएगी। जी अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से पहले तो था ना कि साइनोफार्म अगर किसी ने पहली डोज लगवाई है तो दूसरी भी साइनोफार्म ही लगवानी पड़ती है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये भी है कि 2 मुख्तलिफ भी लगवा सकते हैं और उनसे जो है कुव्वत मुदाफ़त में ज़्यादा इजाफा होगा। क्या आपके पास भी इस तरह की कोई इंटरनेशनल रिसर्च की ये बात कर रही हैं कि एस्ट्राजेनेका और फाइजर का खासतौर पर ये देखा गया कि पहली डोज दूसरी की लगाई गई हो और दूसरी मुख्तलिफ की लगा दी जाए तो उससे इम्यूनिटी बेहतर हो रही है। इसके ऊपर भी क्या कोई इंस्ट्रक्शंस आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं? देखिए, अभी तक जो है वो इस किस्म का कोई प्लान हमारे पास मौजूद नहीं है। ये अभी मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के ये मल्टीपल जैब्स जिसको हम कहते हैं कि मुख्तलिफ वैक्सीन्स जो हैं वो ट्राई की जा रही हैं, कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं। तो ये बाहर के ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके ऊपर ट्रायल्स जारी हैं, एक तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, मगर अभी पाकिस्तान में इनमें से कोई चीज़ भी अप्लाई नहीं की जा रही। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, एक जानिब ये खदशा जाहिर किया गया था कि चौथी लहर आ सकती है असद उमर साहब की जानिब से, फिर ये भी बात हो रही है कि नया जो वेरिएंट है वो भी पाकिस्तान के अंदर फैल सकता है। साथ ही नरमी भी कर दी गई है SOPs के अंदर, और आगे ईद आने वाली है, हमें पता है कि मंडियां लगेंगी, वहाँ पर भी लोग जाते हैं, बड़ा ज़्यादा रश हो जाता है। तो क्या ये टाइमिंग्स हमारी ठीक थी? देखिए, जिस तरह से हम सबको पता है कि अब ये जो कोविड का इशू है ये एक लॉन्ग टर्म इशू है, ये कुछ दिनों का या कुछ महीनों का नहीं है। इसको 2 साल तक भी ये जा सकता है, बल्कि एक्सपेक्टेड है कि 2 साल से ज़्यादा जो स्टार्ट होने की डेट से लेके 2 साल तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि इतना टाइम लग जाएगा वैक्सीनेशन को। अब 1.5 साल तो ऑलमोस्ट हो ही गया हम लोगों को, तो 6-8 और लग सकते हैं जब तक हम वैक्सीनेशन की खास तादाद को नहीं पहुंच जाते। तो अब आपको लाइफ को टोटली तो आप लोग नहीं, हम लोग लॉन्ग टर्म तो नहीं ना जिंदगी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज को बंद रख सकते, तो इसलिए ये चीज़ तो खुलनी ही होती है। मगर जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं, अगर उसके साथ अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। असद उमर साहब ने वार्निंग इसीलिए दी है क्योंकि जिस वक्त भी चीज़ें दोबारा से खुलती हैं, जैसा कि हमने पास्ट पहली 3 वेव्स में देखा था, लोग एहतियात नहीं करते, एक्टिविटीज खुल, पाबंदियां नरम होती हैं, जो है वो फिर SOPs को भूल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर एक इजाफा केसेस में नजर आना शुरू होता है। तो उसके पेश नज़र वार्निंग दी गई थी कि चूंकि पाबंदियां अब नरम की जा रही हैं तो SOPs पे अमल दरामद करें, वरना दोबारा से केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, तो वो तो हर एक शहरी का हक है, तो उस पर फीस क्यों रखी गई है? देखिए जी, एक नॉमिनल सी 100 रुपीज़ फीस रखी गई है। जाहिर है कि बस वो बहरहाल 100 रुपीज़ तो बड़ी नॉर्मल सी एक फीस है। वो नादरा के अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे, गवर्नमेंट जी वो नादरा को ही जमा करानी है जहाँ से सर्टिफिकेट मिलेगा। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे वो उसके लिए चार्ज की जा रही है। डॉक्टर साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं, रहनुमाई फरमा रही थी, और ये बड़ा अहम है कि हम लोग अब ख़ुद को वैक्सीनेट करवाना शुरू कर दें। वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है, और अब तो जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो जा सकते हैं, और उन्होंने अपना जो है वीज़ा सिर्फ वहाँ पर दिखाना है और उनको
फाइजर वैक्सीन लगा दी जाएगी। और हमजा दूसरा ये कि डॉक्टर नौशीन ने भी यही कहा है कि हमें फिर भी SOPs पर अमल करना है और उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी, क्योंकि अभी भी 4th वेव का जो खदशा है वो बरकरार है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। एकरा, मुआशरे का एक तबका ऐसा है जिसके मसाइल को मसाइल समझना और उनका एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो यह है कि उनके मसलों को, पहले तो यह है कि उनको मुआशरे का हिस्सा समझा जाए, उसके बाद उनके मसाइल को मसाइल समझा जाए और फिर एहसास किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच के तहत वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ डिवीज़न डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के लिए तमाम ख्वाजा सराओं को अहल करार हम दे रहे हैं और उनको अहल करार दे दिया गया। ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया डॉक्टर सानिया निश्तर की जानिब से। एहसास स्कूल की अगर बात की जाए तो वज़ाइफ को सानवी सतह की और तालीम के लिए बढ़ा दिया गया। कौमी शनाख्ती कार्ड के जो हामिल हैं ख्वाजा सरा, उनको एहसास कफ़ालत के दायरे में उनका लाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रोग्राम के तहत कहा जा रहा है कि 2000 रुपये माहाना वजीफ़ा के साथ बचत बैंक अकाउंट की सहूलत भी फराहम की जाएगी। अच्छा, और एक घराने के तमाम ख्वाजा सराओं को कफ़ालत प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक करार दे दिया जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें तो सितारा मार्केट इस्लामाबाद में जो 1 विंडो एहसास सेंटर है, उसके 154वें ज़िला सतह के एहसास मराकज़ के क़याम की मंजूरी दी गई है। बोर्ड ने एहसास के तालीमी वज़ाइफ में सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सतह तक तौसीक़ भी की है और ये प्रोग्राम आइंदा माह से मुल्क के तमाम अज़ला में इकरा शुरू हो रहा है। और बात ये कि हमजा यहाँ पर उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए 4000 जबकि लड़कों के लिए 3500 रुपये फ़ी समाही जो है वो वजीफ़ा भी दिया जाएगा। उसके अलावा प्रोग्राम के डिज़ाइन के तहत इंदराज शुदा बच्चों की माओ को बायोमेट्रिक तस्दीक की बुनियाद पर भी उन्होंने कहा है कि वो किया जाएगा, वजीफे दिए जा रहे होंगे और माओं को जो है ये दिए जा रहे होंगे। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के अंदर ख्वाजा सराओं को भी शामिल कर लिया गया है, उनका भी एहसास किया गया। बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी था उनका एहसास किया जाना और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। डॉक्टर सानिया निश्तर की जानिब से वो काम कर रही हैं इसके ऊपर। और हम अगर इस अपने पूरे प्रोग्राम की बात करें तो आलमी सतह पर कितनी पजीराई मिल रही है कि कितने बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम जो है चल रहा है और लोगों का ख्याल किया जा रहा है। इसके अंदर देखा जाए तो इन लोगों को मुआशरे में इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, इनका एहसास नहीं किया जाता है, इनके जो मसाइल उनको हल नहीं किया जाता है। लेकिन इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेके आने के बाद इसका ये फ़ायदा हुआ है कि अब इन लोगों का भी एहसास किया जाएगा, इन लोगों को इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा और इस तरह से इस जो एक बरादरी है ये ख्वाजा सराओं की, इनके मसाइल भी हल कर लिए जाएंगे। अच्छा, चलें, ये अच्छी खबर थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पार्लिमानी निज़ाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अवामुन नास को निज़ाम जमहूरियत में पार्लिमान की अहमियत से आगाह करना है। अच्छा, दुनिया भर में जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तहत पार्लिमानी निज़ाम यानी कि कौमी सूबाई असम्बलियाँ और सेनेट अपना काम कर रहे हैं और अवामुन नास की रोज़मर्रा ज़िंदगी पर खुशगवार असरात मुरतब हो रहे हैं। जबकि अरकान असम्बली और सेनेट को अवामुन नास से अपने रवाबित को मजबूत बनाना अहम समझा जाता है। अच्छा, निज़ाम जमहूरियत की चूँकि हम बात कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी खूबी अवामुन नास की खिदमत है। जबकि पार्लिमानी निज़ाम में इख्तलाफ राय को हुस्न सियासत करार दिया जाता है, जिससे एक ही मौजू के नित नए पहलू सामने आते रहते हैं और मामला ज़्यादा गहराई के साथ हल किया जा सकता है। अवामी मसाइल के ऊपर बात हो रही होती है, उनको हल किया जा रहा होता है, डिफरेंट आइडिया सामने आ रहे होते हैं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि कोई बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो। हमने पाकिस्तान की भी ख़ास तौर पर बात करनी है। हम यहाँ पर चारपाइयों पर जनाजे आते हुए देख रहे होते हैं, अलामती जनाजे होते हैं जमहूरियत के, बजट कॉपीज़ मारी जा रही होती हैं, ऐसे जुमले कसे जा रहे होते हैं। खैर, बात करेंगे पिलडाट के सदर अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद। अहमद बिलाल महबूब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज के दिन की अहमियत को देखते हुए क्या सिर्फ अवामुन नास को ही ये बताना ज़रूरी है या फिर जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं उनको भी बताना ज़रूरी है कि इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ज़रा वो हमें बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस अहम दिन पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। देखिए, ये मेरे ख्याल में तो आवाम को बताना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। वजह यह है कि ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये अवाम की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक चलते हैं। अगर अवाम विजिलेंट हों और अवाम उनसे तकाजा करें कि आप असम्बलियों में इस तरह से सीरियसली बिहेव करें और आप इस तरह की हरकतें ना करें, तो ये मुमकिन नहीं होता इनके लिए, क्योंकि इन्होंने दोबारा मुंतखब होना होता है। तो अवाम को एजुकेट करना ज़्यादा अहम है कि वो उनको बताएं कि जो असम्बलियों में जो आप जनाजे निकालते हैं और गालियाँ निकालते हैं, मारपीट करते हैं, हमें ये अच्छी नहीं लगती। अगर ये आप रिप्रेजेंटेटिव्स को एक आध दफ़ा भी बता देंगे जब ये हल्कों में जाते हैं, तो ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, यार इसका तो कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हो रहा है, तो इस्तेमाल करेंगे। पार्लियामेंटेरियंस को तो ये पता होता है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है और वो कुछ कर रहे हैं। वो तो ये इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके ख्याल में अवाम को भी ये बात पसंद आएगी, उनकी पार्टी को भी ये बात पसंद आएगी। इसलिए मेरे ख्याल अवाम को एजुकेट करना ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छा अहमद बिलाल साहब, अगर हम बात करें तरक्की याफ्ता मुआशरों की, उनकी और जो पाकिस्तानी पार्लिमानी रवायात हैं, इनमें कितना फ़र्क है? देखिए, हमारे माशरे ने उन तरक्की याफ्ता सोकाल तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए। वहाँ पे तो ये बहुत पुराना निज़ाम चल रहा है और बतदरीज इस नुक्ते तक पहुँचा है। हमारे मुल्क में तो बार बार आमरीत की गिरफ्त होती रही है और यहाँ पे लोगों ने अपनी जानें दी हैं, अपने कारोबार बर्बाद किए हैं, सड़कों पे आए हैं, हमारे वकला हों या आम लोग हों। तो हमारी इसका मतलब यह है कि जमहूरियत से कमिटमेंट तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जमहूरियत के लिए शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। हमारे रहनुमा भी और हमारे अवाम, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस तरह का दिन दुनिया के और मुल्कों के लिए भी बहुत अहम होगा, लेकिन ये आलमी यौम पार्लिमानियत जो है ये हमारे लिए और भी ज़्यादा अहम है, क्योंकि इससे दिन को वजह से हम ये लोगों को बता सकें कि हमारे यहाँ जमहूरियत की क्या अहमियत है और किस तरह से इसको प्रिजर्व करना चाहिए। तो इस में लोगों को एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है बार बार कि जमहूरियत में किस तरह से बिहेव करना चाहिए। और उसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि आपका एटीट्यूड डेमोक्रेटिक होना चाहिए, आपका कल्चर डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सिर्फ कानून में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। आपका जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो जमहूरियत पे मबनी होना चाहिए, रिस्पेक्ट पे, टॉलरेंस पे, दूसरे की बात सुनने पे, उसकी इज्जत करने पे होना चाहिए। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, पार्लिमानी निज़ाम की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से पहले भी हम जिक्र कर रहे थे कि इसका फ़ायदा ये होता है कि अवामी एक मसला सामने आता है, उस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होती है, मुख्तलिफ जो हैं ऑप्शंस ओपिनियन सामने आ रहे होते हैं, उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा और जामे हल निकलता है उस मसले का। लेकिन हम अपनी पार्लिमान में ऐसा होता हुआ नहीं देख रहे होते, तो ये कैसे, हमें कितना मज़ीद सफ़र करना पड़ेगा कि हम उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हों जो हमें बरतानिया में नज़र आ रही होती है? देखिए, शायद ये रिसेंट दिनों के अंदर ये बात ऐसी है कि जिसकी वजह से कुछ मायूसी का गलबा हम पे हो सकता है कि यहाँ ऐसे नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत ये है कि माजी में पाकिस्तान की बहुत दरपेंदा रिवायात भी रही है। आप अपने 1973 के दस्तूर को पास होने का मंजर देखें कि किस तरह से पार्टियाँ एक दूसरे के सख्त खिलाफ थीं और वो अपना इख्तलाफ भी जाहिर कर रही थीं, लेकिन किस खुश असलूबी के साथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अपने इख्तलाफात का इजहार किया, एक दूसरे की बात को अकामोडेट किया और बिलाखिर मुत्तफ़िका दस्तूर तैयार हो गया जिस पे हम आज भी फ़ख्र करते हैं। और अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 2010 में हमारी 18वीं तरमीम पास हुई। हो सकता है कुछ लोगों की रिजर्वेशंस हों, लेकिन वो जिस तरह से पास हुई, एक कमेटी बनी तमाम पार्टियों पर मुश्तमिल और 1 साल तक वो अपना काम करते रहे और उसके नतीजे में फिर वो मुत्तफ़िका तौर पे वो इस तरह पास हुई कि 1/3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसने चेंज किया है, तो वो भी इत्तेफाक से हुआ। तो ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन रीसेंट पास्ट में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई रिवायात अच्छी पैदा नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें बाज़ का ये मायूसी होती है कि हमारे यहाँ निज़ाम से काम नहीं कर रहा। अहमद बिलाल साहब, जिस तरह बात कर रहे हैं कि जो भी रिसेंटली जो कुछ वाक़यात हुए हैं उनकी वजह से मायूसी भी हो रही है अवाम में भी और हम लोगों में भी, लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए आप नहीं समझते कि इन अरकान असम्बली के लिए खुसूसी कोई तरबियती सेशंस होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आपको जान के खुशी होगी कि हमारे यहाँ एक बाकायदा इदारा है, टैक्स पेयर्स के मनी के साथ चल रहा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज। उस दुनिया के बहुत से इदारों में ऐसे नहीं, दुनिया में बहुत से मुल्कों में ऐसा इदारा नहीं है। हमें खूब फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे यहाँ एक अच्छा इदारा है, उसकी एक बहुत अच्छी बिल्डिंग है, उसके अंदर स्टाफ है और वो तरबियत का काम भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये तरबियत है, ये एक दिन में नहीं हो जाती, इसके लिए मुसलसल अमल होता है। और आपको पता है पार्लियामेंटेरियंस भी बदलते रहते हैं, नए भी आते रहते हैं। तरबियत का अमल चल रहा है और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा सालों में ये सूरत हाल बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, निज़ाम जमहूरियत की या पार्लिमानी निज़ाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इख्तलाफ राय को कहा जाता है कि ये हुस्न सियासत है। इख्तलाफ राय तो होना ही चाहिए, लेकिन हम इख्तलाफ राय के ऊपर देखते हैं कि ज़ाती जुमले कसे जा रहे होते हैं, ज़ातियात पर हमले किए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम पार्लिमान से निकल कर बाहर आ जाएँ तब भी हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं। ये हमारी पार्लिमान का मसला है या फिर ये हमारे मुआशरे का मसला है जो पार्लिमान तक चला जाता है? ये गैर जमहूरी कल्चर का मसला है जिसकी तरफ मैंने पहले तवज्जो दिलाई थी
कि हम मिजाज के एतबार से मिजाजन हमारे यहाँ जमहूरियत रच बस नहीं सकी है, तो उसकी वजह से टॉलरेंस नहीं है, उसकी वजह से इख्तलाफ करने का हमें सलीका और करीना नहीं आता। इख्तलाफ तो करना चाहिए, लेकिन आपने दुरुस्त कहा कि वो हुस्न है, लेकिन वो हुस्न उस वक्त बहुत बर्बाद हो जाता है जब आप उस पर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गैर पार्लिमानी, गैर महज़ब, तो उसके नतीजे में फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आता है। तो हमें ये जमहूरी कल्चर को परवान चढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। मीडिया उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। मीडिया के ऊपर जो लोग आके एक दूसरे के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, उनको आप डिस्करेज करें। जो टॉक शो होस्ट है वो उसे रोके और उनको लाया जाए, तो मेरे ख्याल में उनको बहुत उससे तंबीह हो जाएगी कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अच्छा अहमद बिलाल साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं सिंध बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में जो गुज़श्ता दिनों बजट के मौका पर जो कुछ भी हुआ है सबके सामने था, तो इससे हमारे कौमी तशख़्ख़ुस को दुनिया भर में कितना नुकसान पहुँचा होगा? नुकसान ज़रूर पहुँचा होगा, लेकिन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में जहाँ जमहूरियत राइज है और मुल्कों में हमसे भी ज़्यादा मजबूत हो, वहाँ पे भी वाक़यात पेश आ जाते हैं। मैं अपने मुल्क के अंदर जो वाक़यात हुए उनको डिफेंड नहीं कर रहा, ना कर सकते हैं, लेकिन दुनिया भी किसी को इल्ज़ाम देने के लायक नहीं है। हाल ही में अमेरिका में आपने देखा है कांग्रेस के एक सेशन के दौरान क्या हुआ था, किस तरह से लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, उसके अंदर कब्जा कर लिया था और कांग्रेसमैन जाने बचाने के लिए दूसरी बिल्डिंगों में जाके उन्होंने पनाह ली। ठीक है अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप कर रहे थे और बड़ा अहम दिन है, और ये पार्लिमान में बैठने वाले जो लोग हैं उनके साथ साथ हमें भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और हमें भी अपने रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि उनको भी पता हो कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस ये तो नहीं है कि आप दूसरे पर कीचड़ उछालते जाएँ और दूसरा आप पर कीचड़ उछालता जाए तो हम इंजॉय कर रहे होंगे, वाह उसने कितनी खूबसूरत बात की, कितने उसकी बोलती बंद कर दी दूसरे की, हम भी खुश हो रहे होते हैं। हमें भी अपने रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से हम हमजा कहते हैं ना कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह भी होनी चाहिए कि हाँ, तनकीद के ऊपर तनकीद ही ना करें बल्कि अपनी इस्लाह भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, आगे चलेंगे और ख़बर तो अच्छी नहीं है। अगर आज ऐसा हो गया तो वो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होगी। अच्छी खबर तो मैं बिल्कुल नहीं शेयर करती, हमजा शेयर करता है। अच्छा, ओगरा ने 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ दे दी है और ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीज़न को इरसाल कर दी है। और कितनी कीमत बढ़ाई जा सकती है ये तो फिर इकरा ही बताएगी। और ज़राए बता रहे हैं कि ये मैं नहीं बता रही, ज़राए बता रहे हैं कि ओगरा ने समरी में पेट्रोल की जो कीमत है वो 6 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत अगर उसकी बात की जाए तो 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी है। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर-ए-आज़म की मुशावरत से करें। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से अगर इजाज़त दे दी जाएगी कि ठीक है ये कीमतें बढ़ा दी जाएँ, और कहा जा रहा है पेट्रोलियम लेवी की वजह से ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। और जिस वक्त बात हो रही थी लेवी टैक्स को जो है बढ़ाने की बात हो रही थी कुछ, उस वक्त भी अपोजिशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो पेट्रोल है, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, इनकी कीमतों में तकरीबन 25 रुपये का इजाफा देखने में आएगा। और अभी जो हम इस तजवीज़ की बात कर रहे हैं, समरी की बात कर रहे हैं, तो ये हमें यही नज़र आ रही है कि पेट्रोल कम से कम 6 रुपये का आ जा रहा है कि बढ़ा दिया जाए। हमजा अगर बात कीजिए तो 15 दिन पहले यानी कि 15 जून को ही कीमतें जो है पेट्रोल की कीमतों में 15 रोज़ बाद बढ़ाई जाती है ना, 2 रुपये कीमत बढ़ाई थी, तो अब 6 रुपये की अगर तजवीज़ पेश की जा रही तो मेरा ख्याल है ये आहिस्ता आहिस्ता वो जो 25 रुपीज़ का टारगेट है ना उसको मेरे कैसे निकल गया कि 15 दिन बाद बढ़ाई जाती है ना, मतलब कि वो इस तरह से है कि हम इतने वो तैयार बैठे होते हैं कि 15 दिन बाद ये बढ़ेंगी ही। 15 दिन बाद जो है इस पर नज़र-ए-सानी की जाती है और फिर फैसला किया जाता है कि बढ़ाई जाएंगी, वही रखी जाएंगी या कम की जाएंगी। खैर आज ये फैसला कर लिया जाएगा, कल हम आपको इस फैसले के बारे में बताएं। वैसे आपको पता लग ही जाएगा क्योंकि आपने भी टैंकियाँ फुल करानी होगी। अब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।